हाय। हाय स्वाति। अच्छा सुनिए, आप बता दीजिए, ऑडियो एकदम क्लियर है? हाँ, ऑडियो क्लियर है। आई थिंक थोड़ा लाउड अगर हो सके तो मे बी जस्ट अभी आया। अयो, नया माइक लगाया है और अभी भी आवाज अगर सही नहीं आ रही है तो फिर तो दिक्कत की बात है। ठीक है। नहीं, थोड़ा यूज करते हैं तो पता चल जाएगा आई थिंक। अच्छा, और ओके चलिए, तो हम अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे सवाल आने शुरू हो गए। और सबसे पहले Suresh Prateek ji, when market is at all-time high, how to invest lump sum in this market? Please guide. हालांकि इस पे हमने पहले कई दफा गाइड किया हुआ है लोगों को, लेकिन एक बार फिर से हर्ष। वैसे स्वाति, दो तीन तरीके हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मार्केट वैल्यूएशन आज की तारीख में ज्यादा है और ऑब्वियसली जो आज की तारीख में हाई है वो आगे का जाके लो भी हो सकता है, तो हमेशा ये दुविधा रहेगी कि हमें मार्केट में क्या करना चाहिए। तो दो तरीके हैं। एक है, अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और पूरा अमाउंट नहीं चाहते हैं कि शेयर्स में जाए, इक्विटी में पूरा इन्वेस्ट ना हो आज की तारीख में, तो बैलेंस एडवांटेज फंड एक कैटेगरी है, या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, जो इन एक ही नाम है इन दोनों इस कैटेगरी का। तो इसमें अगर आप जब लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो फंड हाउस क्या करता है, बैक एंड पे फंड हाउस की जो इन्वेस्टमेंट एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी है वो ये है कि इक्विटी का एलोकेशन वो मार्केट के लेवल से एक लिंक करते हैं, या तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है या प्राइस टू बुक होता है। सो एक जो सबसे पहला फंड इस कैटेगरी का था वो था आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड। तो इस फंड की फिलॉसफी क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू को देखते हुए वो इक्विटी एलोकेशन करते हैं। तो करंट सिचुएशन में जो इक्विटी एलोकेशन वो करीबन 40% है। सो ये एक ऑप्शन है जिसमें बाकी और भी फंड्स आ गए, मतलब अभी एसबीआई अभी रिसेंटली जो एनएफओ बंद किया उसमें करीबन 14,500 करोड़ उन्होंने इकट्ठा किया है। तो ये एक कैटेगरी है। दूसरा जो ऑप्शन है आपके सामने वो है कि आप एसटीपी के जरिए करें, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो इसमें आप क्या करते हैं कि एक लमसम पैसे आप डेट फंड में लगाते हैं, जो लिक्विड फंड अक्सर होता है, और फिर आप एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लीजिए कि भाई कितने टाइम में ये पूरा रुपया जो आपका, मान लीजिए 1 लाख रुपया उदाहरण के रूप में, कि 1 लाख रुपया आपने लिक्विड फंड में लगा दिया, और आपको लगता है कि अब ये जो मार्केट जो ऑल टाइम हाई पे है वो आपको 1 या 2 साल में आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि मार्केट किस डायरेक्शन में आगे जाने वाला है, तो ये पैसे आप 1 या 2 साल में एसटीपी के जरिए इक्विटी में आ जाए, तो धीरे धीरे 2 साल में आपका इक्विटी में आएगा। तो ये जो दो एक प्राइमरी तरीके हैं जिसमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट अभी आज की तारीख में भी कर सकते हैं। ओके, प्रद्युत देव जी पूछ रहे हैं, आई हैव अ टर्म इंश्योरेंस बट माय एम्प्लॉयर आल्सो प्रोवाइडिंग टर्म प्लान, शुड आई क्लोज माय प्रीवियस पर्सनल टर्म? प्रदीप जी, एकदम ये काम ना करें। आपका अगर पर्सनल टर्म प्लान है उसको प्लीज चलने दीजिए। कंपनी जो दे रही है वो आपके लिए कहते हैं बोनस है, प्लस पॉइंट है, राइट हर्ष? एब्सोल्युटली राइट। सो हमने हमेशा से कहा, ये तो टर्म प्लान एक है, आपकी जो कंपनीज है वो आपको ग्रुप मेडिक्लेम भी देती होगी, आपको ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी भी ऑफर करती है। तो ये जो सारी एम्प्लॉयर की तरफ से आपको इंश्योरेंस दिया जाता है, ये आप उसे एक्स्ट्रा ही समझें। जो आपकी पर्सनल प्लानिंग करनी है आपको, वो अपना पोर्टफोलियो खुद बनाए, और इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी, मान लीजिए कि अगर एक्सीडेंट की वजह से कुछ हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, या किसी कोई इलनेस या कोई की वजह से मृत्यु हो जाती है, तो आपके परिवार को दोनों कवर मिलता है, जो आपका खुद का भी है और आपके एम्प्लॉयर ने जो कवर ले रखा है वो दोनों आपके परिवार को मिलेगा। कई बार एक स्वाति, जस्ट वांट टू टेक वन एक एक्स्ट्रा लाइन में इसमें और बताना चाहूंगा। कई बार लोग ये पूछते हैं कि जब हम पर्सनल इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो क्या हमें एम्प्लॉयर से जो इंश्योरेंस मिला है वो भी डिक्लेयर करने की जरूरत है क्या? तो टेक्निकली नो, लेकिन अगर आप कर दें तो बेटर है। आप ये बता दें कि वो मैं एक पर्टिकुलर कंपनी में काम करता हूँ और मुझे ग्रुप इंश्योरेंस के रूप में मुझे कवर वहां भी मिलता है, तो आपकी पर्सनल फाइनेंशियल अंडर राइटिंग में काउंट नहीं होता है, लेकिन बता देना ऑलवेज बेटर है। लेकिन अगर आपने नहीं बताया है, मान लीजिए कोई कारण से मिस आउट हो गया है, तो नॉन डिस्क्लोजर में नहीं आता। सो पर्सनल इंश्योरेंसेस आपको डिक्लेयर करने हैं, लेकिन ये इंश्योरेंस आप कंटिन्यू करें, और ये नहीं कि एम्प्लॉयर दे रहा तो खुद की पॉलिसीज बंद कर दें, वो बिल्कुल ये ना करें। गलती एकदम ना करें। सुमित गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जहां पे लॉकिंग पीरियड 20 साल का हो, जैसे कि कोई एलआईसी पॉलिसी होती है, फिर कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट जहां पर एक लंबा लॉक इन मिलता है। बेसिकली ये 25 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, लेकिन बोल रहे हैं इनमें पेशेंस नहीं है। मतलब मुझे लगता है पेशेंस से ज्यादा ये पेशेंस है, लेकिन वो लॉक इन नहीं है, तो शायद पैसे निकालने का उनको हो सकता है मन करता हो, सिचुएशन या आ जाए, तो मन कर जाए अगर जैसे ही या पैसा बढ़ता है।
तो म्यूचुअल फंड में 20 साल की लॉक इन का तो कोई ऑप्शन नहीं है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो प्लान है उसमें 5 साल की लॉक इन होती है, और इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में 3 साल की लॉक इन होती है। लेकिन ये एक बहुत ही जेन्युइन इशू है कि अगर आप में वो विल पावर नहीं है अपने बढ़े हुए पैसे को देख के वहां पे छोड़ देने की और निवेश जारी रखने की, तो कोई क्या करे हर्ष? ये इनफैक्ट स्वाति बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इन्होंने तो एक्चुअली इन्हें इसे एक्सेप्ट किया है और ये क्वेश्चन उन्होंने पुट किया है, तो आई थिंक इज अ वेरी वेरी गुड, इट्स वेरी गुड कि इन्होंने ये सवाल पूछा है। और इनफैक्ट कई लोग ये बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत है, लेकिन वो मानते ही नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम है। तो आई थिंक पहला सोल्यूशन तो इन्होंने खुद ने ले लिया है कि इन्होंने रियलाइज किया कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। अब अनफॉर्चुनेटली आपने सही कहा कि जो भी लॉक इन के जो प्रोविजंस है म्यूचुअल फंड्स में, उसमें 5 साल, जो सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है उसमें 5 साल का है। सो यस, उसमें ऑप्शंस नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अगर इन्होंने सोच लिया है कि भाई ये एक तरीका है कि मुझे निकालना नहीं है, तो आई थिंक इन्हें खुद से ही कुछ करना होगा, या या तो वो किसी और के अपने अपने फैमिली, किसी और फैमिली मेंबर के नाम पे इन्वेस्ट कर दें और उनको बोलें कि मुझे निकालने का मतलब अलाउ ना करें या समथिंग लाइक दैट। आई थिंक यही एक तरीका है। लेकिन द गुड पार्ट इज एटलीस्ट उन्होंने रियलाइज किया। अगर एक कदम और आगे जाना चाहे तो एनपीएस एक प्रोडक्ट है जो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें विड्रॉल रिस्ट्रिक्टेड है, पूरा तो आप ऐसा नहीं कि निकाल ही नहीं सकते, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन एनपीएस अपने आप में एक स्ट्रक्चर है जो एंड में आपको पूरा पैसा मिलेगा ही नहीं। तो वो प्रोविजंस और उसका स्ट्रक्चर समझ लें, अगर वहां कंफर्टेबल है तो शायद वो एक प्रोडक्ट है जहाँ पे लॉक इन नहीं, लेकिन विड्रॉल के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। और अगर ये एक कुछ डिसाइड कर लें तो आई थिंक यू कैन मोस्ट सर्टेनली डू इट इन दिस फॉर्म कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली बेटर है, और कोई कारण से अगर ये अपने आप को रिस्ट्रेन कर सकें तो इट बी वेरी नाइस। बट आई एम हैप्पी कि ये भी हो सकता है कि पूरा पैसा कभी नहीं निकाल पाएंगे, अगर निकालेंगे भी तो अगर वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड में जाते हैं या फिर ईएलएसएस में भी जाते हैं तो उसमें झंझट तो नहीं है, लेकिन आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो आप उसमें बांट दीजिए, कुछ एनपीएस में डाल दीजिए, कुछ आप इस तरह के 5 साल के लॉक इन वाले में डालिए। नहीं, ईएलएसएस में लास्ट 3 इयर्स का नहीं निकाल पाएंगे। मान लीजिए 15 साल कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन वो है कि लेकिन कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना निकालना, कितना निकाल सकते हैं और कितना नहीं, तो शायद थोड़ा सा आलस आ जाए वहां पे। no, but I think what I'm very happy कि इन्होंने एक्चुअली रियलाइज किया। so I'm sure ये अगर थोड़ा और सोचे ना कि मुझे नहीं निकालना है तो वो शायद कर सकेंगे। मतलब आई वुड एनकरेज हिम टू बिलीव इन हिमसेल्फ कि आप विश्वास करेंगे नहीं निकालना है तो नहीं निकालना है, बस ऐसा सोच के। और एक्चुअली एक चीज और, कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन होती है ना तो आप इंडेक्स फंड में पैसे लगा दें, तो कम से कम परफॉर्मेंस रिलेटेड आपको ये नहीं होगा कि मैं ये स्कीम से निकल के मैं दूसरी स्कीम में चला जाऊं। इंडेक्स फंड में है तो निकालने की कम से कम परफॉर्मेंस रिलेटेड आप इवेल्युएशन नहीं करेंगे, और फिर सिर्फ आपके ऊपर है कि मुझे निकालना नहीं है। तो एक चीज और ना, एक इमोशनल साइड बता रहा हूँ मैं कि ये हमने हमारे क्लाइंट के साथ भी नोटिस किया है। जब आप कोई इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों के नाम पे कर देते हैं ना, तो उसमें क्या एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है कि फिर वो होता है कि मैं इनके नाम के पैसे क्यों निकालूं कोई दूसरे काम के लिए। तो कई बार आप अपने आप बच्चों के इमोशनली अटैच्ड हैं, जो भी हो उसके नाम पे आप करिए निवेश। तो फिर निकालने में शायद आपको वो होगा कि भाई मैं क्यों निकाल रहा हूँ ये, उसके लिए उनके नाम पे, बच्चे के नाम का क्यों निकालूं। और अगर आपकी वाइफ के नाम पे करना है वहां कर लीजिए, वहां ऐसे ही निकालने का बोल दीजिए पहले कि निकालना नहीं है, तो आपको ऐसे ही निकालने नहीं मिलेगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। आशा झा जी ने लिखा है कि मेरे पास कुछ अमाउंट है पिछले 3 साल से, कहाँ निवेश करूं बताएं, एफडी के अलावा कोई और जगह। डोंट नीड मनी इन इमीडिएट फ्यूचर बट वांट टू कीप इट सेफ। अब थोड़ा सा आशा जी, ये सवाल लेने के पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू राइट अ लिटिल बिट मोर। तो इमीडिएट फ्यूचर मतलब कितना वक्त आप उस पैसे को देना चाह रही हैं और किस गोल के लिए वो पैसे को आप पार्क करना चाह रही है। अगर वो 2 चीजें लिख देंगी तो आई एम श्योर हर्ष के लिए जवाब देना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड से एग्जिट करना चाहता हूं क्योंकि रेगुलर प्लान है, क्या ये अप्रोच ठीक है? एटीसी का मैं पीपीएफ से कंप्लीट कर लेता हूं। अतुल सिंह ये सवाल पूछ रहे हैं। अगर इन्होंने मन बना लिया है कि रेगुलर से डायरेक्ट में जाना है तो जितने फ्री यूनिट्स हैं उतने तो डेफिनेटली स्विच करके कर सकते हैं। ये डायरेक्ट में नहीं जा रहा है, मुझे नहीं लगता। इन्होंने लिखा है कि एटीसी को मैं पीपीएफ से कंप्लीट कर लेता हूँ।
और ये नहीं, अदरवाइज अगर ये इक्विटी फंड में है और 3 साल लॉक इन कंप्लीट हो चुका है तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें बने रहने के लिए, क्योंकि इसका रेगुलर इक्विटी फंड ना हो, मतलब उसमें जैसा इक्विटी है कोई भी आप दूसरी इक्विटी फंड में कर रहे हैं तो उसमें रह सकता है ये। सिर्फ मैंने जो आई जस्ट वांट टू कंप्लीट, जो मैंने कहा कि आप रेगुलर से डायरेक्ट में अगर जो स्विच करने की फ्री यूनिट को कर रहे हैं, तो अगर आप जब स्विच करते हैं तो ध्यान रखिए डायरेक्ट लाइन में 3 साल का लॉक इन फिर से शुरू हो जाएगा। तो वो एक पॉइंट रह गया था। तो कभी ईएलएसएस में से आप डायरेक्ट और रेगुलर में जा रहे हैं, सॉरी रेगुलर से डायरेक्ट में जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए डायरेक्ट में करते ही 3 साल का लॉक इन फिर से शुरू हो जाएगा। ओके। शुभब्रता चौधरी जी का सवाल है कि एसबीआई स्मॉल कैप में लिमिट है, लमसम वहां पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, और जब बाजार में गिरावट आती है तो वो उस अपॉर्चुनिटी का ये फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो इसको देखते हुए क्या ये सही अप्रोच होगा कि वो एक दूसरा स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करे, और इफ यस देन सजेस्ट एक्सेप्ट एक्सिस, आई हैव लार्ज मिड फ्लेक्सी कैप इन पोर्टफोलियो। मुझे पता है कि आप स्मॉल कैप के बहुत बड़े फेवर में नहीं रहते हैं अमूमन हर्ष, लेकिन अगर किसी को निवेश करना है तो बताएं ये स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी। यस, अगर आपको स्मॉल कैप में करना ही है और आपका जो स्कीम है उसमें लमसम नहीं कर सकते हैं तो नेचुरली आप दूसरी स्कीम लेंगे। आपको ये तो है ही नहीं कि भाई उसी स्कीम में करना है, ऐसा कोई आपको जरूरत नहीं है। तो यस, मोस्ट सर्टेनली गो इनटू अनदर स्मॉल कैप फंड, एंड जो मौके का फायदा आपको उठाना है तो डेफिनेटली उठाएंगे। और अगर आपको एक एक्टिवली मैनेज फंड नहीं चाहिए तो आपके पास इंडेक्स फंड्स हैं स्मॉल कैप में जो आप ले सकते हैं। सो मोस्ट सर्टेनली आपको दूसरा फंड ऐड करना ही होगा। कोई नाम बताएंगे आप फंड का? So SBI स्मॉल कैप इज वन गुड फंड। एक दूसरा जो मुझे अच्छा लगता है वो एक्सेस स्मॉल कैप है, लेकिन उन्होंने कहा था शायद कि एक्सेस के अलावा और कोई नाम बताएं तो आई थिंक इज दैट व्हाट ही हैज सेड? यस। हाँ, सो एक्चुअली इट्स अ गुड फंड, बट क्यों नहीं लेना चाहते हो मुझे पता नहीं, बट एक्सेस स्मॉल कैप इज अ नाइस फंड। Otherwise, you can also look at a Kotak. They're also very good in their fund management. So वो एक definitely देख सकते हैं। Okay. श्वेता पूछ रही है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करें, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और शेयर बाय और सेल करने में क्या फर्क है? स्टॉक मार्केट में श्वेता निवेश करने के लिए आपके सामने दो रास्ते हैं। एक तो आप डायरेक्टली शेयर खरीदिए और बेचिए, और दूसरा होता है कि आप म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड में निवेश करेंगी, जहां पर फंड मैनेजर सबके पैसे लेता है और उसका फिर वो स्टॉक मार्केट में बाय एंड सेल होल्ड जो करना है वो करता है। हर्ष, आप इसके आगे जोड़ना चाहेंगे? यस, अगर ये बिगिनर है तो मैं बहुत ही स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि म्यूचुअल फंड के जरिए शुरू करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली जाने का और भी इश्यूज होते हैं। वन ऑफ कोर्स कि आप कितना कैपिटल लगा रहे हैं। तो मान लीजिए आप अगर एक छोटी रकम से शुरू करना चाहे, 5 या 10 या 20,000 या 50,000 से करना चाहते हैं, तो आपको इतनी सारी कंपनियों के स्टॉक्स मिलेंगे ही नहीं। मतलब आप कितनी कंपनी खरीद पाएंगे? 1 या 2 कंपनी मैक्सिमम आप खरीद पाएंगे। और जब आप ये 5,000 या 10,000 कोई म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, ऑटोमेटिकली 30-40 कंपनियों का बास्केट आपको मिल जाता है। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अब एक कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू देखिए कि अगर आप एक छोटी रकम के साथ अगर कोई स्टॉक ब्रोकिंग में जाते हैं, कहते हैं कि मुझे शेयर्स खरीदने, तो इसका एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना पड़ता है आपको। आप मान लीजिए आपको डीमैट अकाउंट खोलना होगा, आपको ब्रोकिंग अकाउंट रजिस्टर करना होगा, फिर बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा अगर आप ऑनलाइन भी कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी टीडियस जॉब टू डू अगर आप छोटी रकम डालना चाह रहे हैं। और उन्हीं सब चीजों का फुल कन्वीनियंस जो है वो आपको म्यूचुअल फंड से मिल जाता है। सो 1,000 रुपए से भी आप कर सकते हैं SIP। सो इट्स अ वेरी वेरी कन्वीनियंट वे टू इन्वेस्ट। और इन्होंने पूछा पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है? ओके, सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता क्या है? अगर हम एक सिंपल टर्म्स में पहले समझें, बहुत बात होती है इसके बारे में। सो कंपाउंडिंग क्या होता है कि आपने आज जो पैसे लगाए, 1 साल बाद जो रिटर्न मिला, एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं एक फिक्स डिपॉजिट में, उस पे आपको 6% ब्याज मिला, तो 1 साल बाद आपको 106 रुपए मिले। उसके बाद अगले साल में आपको 100 रुपए पे ब्याज नहीं मिल रहा, 106 रुपए पे ब्याज मिल रहा है। तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी जो आपको मिलता है उसे कहते हैं कि कंपाउंड, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जो हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट से कंपाउंडिंग का बात करते हैं वो ये है कि आपने जो लगातार पैसे लगाते जा रहे हैं। मान लीजिए SIP, एक उदाहरण के साथ में देता हूं मैं आपको। 1,000 की SIP एक इंसान ने शुरू किया और 30 साल तक जमा कर रहा है।
तो उन्होंने ओवर 30 ईयर्स 1,000 रुपए जमा करते करते उन्हें 3,60,000 रुपए जमा किए। तो ये अगर ये 14% से कंपाउंड होता है तो 30 साल बाद ये करीबन 54 लाख रुपया बन जाता है। तो छोटी छोटी रकम आप जमा करते जा रहे हैं, मार्केट बढ़ते जा रहा है, रिटर्न आते जा रहा है, और वो भी उसी में जमा हुआ हुआ है, तो पूरी राशि पे आपको रिटर्न मिल रहा है। और यही चीज आपने अगर 5 साल कम किया, क्या कहते हैं कि मुझे 30 साल के लिए नहीं करना है, 25 साल के लिए ही करता हूँ, तो अगर आप 25 साल सिर्फ 5 साल अपनी SIP कम करते हैं, तो जो पहले आपको 54 लाख रुपया मिल रहा था वो घट के करीबन 26-27 लाख रुपया हो जाता है, सिर्फ 5 इयर्स का डिले। तो वो क्या है, वो यही है कि जो 5 साल का जो कॉर्पस आपका डबल नहीं हो रहा है, वो आपका टाइम वैल्यू की वजह से कम हो गया। सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट या रिटर्न पे रिटर्न, ये है कंपाउंडिंग। तो उसके लिए पैसे जमा रखने पड़ेंगे और लंबी अवधि के लिए करते रहने पड़ेंगे। तो जो इनका सवाल है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा कैसे उठाएं, एक लाइन में आंसर ये है कि बने रहें और मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए करें, तो बीच में पैसे निकाल के कोई और चीजों में ना यूज करें। ओके, ऑलराइट। एडवोकेट मुकेश कुमार जी जानना चाह रहे हैं कि गोल्ड के साथ क्या किया जाए। करीब 10 लाख रुपए 52,000 के लेवल पे इन्होंने निवेश किया है, इसके आगे कोई जानकारी नहीं है, और अभी मैं गोल्ड का आज का रेट देख रही थी, करीब 48,830 दिखा रहा है। सो गोल्ड पे हम वैसे ट्रेडिंग कॉल नहीं दे रहे हैं कि 52,000 में खरीदा तो आज क्या करें उसका। गोल्ड एज एन एसेट क्लास आई वुड से कि आपके पोर्टफोलियो में रहना जरूरी है। तो 10% या आप 15% भी मान लीजिए आपका इन्वेस्टेबल सरप्लस जो होता है, वो आप गोल्ड में अगर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मार्केट प्राइसिंग की बात है, मुझे पर्सनली लगता है, क्यों लगता है कारण मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि गोल्ड का जो लेवल है, इट्स अ गुड लेवल टू इन्वेस्ट इन, कि आप इस लेवल पे अगर खरीद रहे हैं तो आई डोंट थिंक देयर इज मच टू फियर। और एक एसेट एलोकेशन का अगर हिस्सा है तब तो और भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी ने खाली दिक्कत हो रही होगी कि 52,000 में खरीदा, 48,000 पे चला गया। हाँ, सो आई थिंक प्राइस से अगर लॉन्ग टर्म व्यू है और एसेट का एक एसेट एलोकेशन का हिस्सा है तो डेफिनेटली बने रहे। अगर आपने कोई ट्रेडिंग कॉल लिया है कि भाई 52,000 पे खरीदा ये कहते हुए कि गोल्ड बढ़ेगा यहाँ से, या 56,000 से अब नीचे आ रहा है तब ले लिया कि अब बॉटम हो रहा है, या तो वो हिसाब से अगर लिया है तो कोई गोल्ड का जो स्पेसिफिक रिपोर्ट्स आती हैं, जो एनालिस्ट की रिपोर्ट आती है, शायद वो पढ़ना उनके लिए ज्यादा बेटर होगा। आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट कि किस फैक्टर से गोल्ड बढ़ेगा अभी। ओके, चलिए आगे। प्रभात कुमार जी का सवाल है, इंटरेस्टिंग। 18 साल अभी हो जाएंगे सितंबर में और चाहते निवेश शुरू करना म्यूचुअल फंड्स में। प्रभु कहाँ है चरण आपके? Can you suggest me 2 funds for the next 30 years? Amazing। मतलब 18 साल की उम्र में 30 साल के लिए जा रहे हैं निवेश करना, और कहते हैं कि मैं रिस्क ले सकता हूँ। जाहिर सी बात है 18 साल की उम्र है, आपको तो रिस्क लेना चाहिए। Should I invest in small cap funds? ओके, वंडरफुल। सो आई थिंक इन्होंने पहला कदम तो अमीर बनने का ले लिया है, कि जो आपका मोटिव है कि अमीर बनने के सफर पे, तो आपका ये जो व्यूअर है, ये जो सब्सक्राइबर है, अमीर बनने के सफर पे डेफिनेटली निकल चुके हैं। जितनी भी छोटी रकम हो, 500, 1,000 रुपया जो भी हो, वो जमा करना शुरू करें। और 2 फंड इन्होंने जो मांगे हैं, आई वुड से कि शुरुआत अच्छी करें। तो शुरुआत अच्छी मतलब आप एक अच्छे लेवल पे अच्छी चीज में डालें, विच इज लार्ज कैप एंड मिड कैप। आप इसमें अपने पैसे डिवाइड करके डाल दें, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, जैसे आपको और कुछ पैसे बच जाते, पॉकेट मनी से हो या स्टाइपेंड से हो, तो आप इन्हीं में बढ़ाते जाइए जब तक आप करीबन 25 साल के नहीं हो जाते, जब मार्केट को आप समझने लग जाए, जब आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से सारी चीज फंक्शन होती है, फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, उनकी वैल्यू कितनी ऐड होती है एक्टिवली मैनेज फंड से। सो एक लार्ज कैप, वो भी इंडेक्स फंड, और एक मिड कैप, वो भी इंडेक्स फंड, इन दोनों से आप शुरू करें। स्टेटमेंट्स पढ़ना चालू करें, और जो आपको म्यूचुअल फंड के जो आपके इन्वेस्टमेंट के स्टेटमेंट्स आएंगे उसे ट्रैक करें, और फिर जब समझने लगे तब एक्टिवली ऐड करें। सो ICICI प्रू सेंसेक्स प्लान आपका लार्ज कैप हो गया, और निप्पॉन इंडिया का मिड कैप 150 निफ्टी इंडेक्स फंड, ये आपका मिड कैप हो गया। इन दोनों में पैसे इक्वली डिवाइड करके शुरू कर दें। अमेजिंग। चलिए, आई एम श्योर मैं तो ये सवाल ऊपर मैंने प्रभात कुमार जी, ऑल द बेस्ट, एंड आई एम सुपर इम्प्रेस्ड, सुपर से ऊपर। एक सवाल अभी बहुत ही एक यूनिक सा लगा, निक SH का सवाल है। इन्होंने निवेश किया है कोटक फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड्स, एक्सिस फ्लेक्सी कैप, ब्लू चिप ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, एंड SBI फ्लेक्सी कैप विद ईच 3,000 रुपीज।
जानना चाहते हैं कि 10 साल के लिए ये फंड्स अच्छे हैं कि नहीं। मुझे आई इस थिंक तरह का पोर्टफोलियो थोड़ा सा मुझे पहली दफा दिखा है कि ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी दोनों या तीनों फंड हाउस की उन्होंने उठाई है। या सो ये नॉर्मली इन्वेस्टर्स कब करते हैं कि वो नो दो फंड हाउस में पैरेलली इन्वेस्ट कर रहे हैं सेम स्कीम में, ताकि परफॉर्मेंस चेक करते रहे खुद ही, उनको पैसा डिवाइड हो जाएगा। और दोनों फंड हाउस के एक्सपर्टीज, उन्हें रहना इन्हीं तीन कैटेगरीज में है। तो ये इन्वेस्टर्स नॉर्मली इस तरीके से करते हैं। सिर्फ मुझे लगता है कि ये टू मच हो गया, मतलब अगर आपके 7 फंड्स हो गए आपके पोर्टफोलियो में, तो आई थिंक इट्स अ लिटिल टू मच। लेकिन अगर इफ इट्स गोइंग फाइन, अभी तक आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर से कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ है कि बेटर होगा कि थोड़ा कंसोलिडेट कर लें। इट रियली डज नॉट एडिंग वैल्यू, मतलब इस बहुत ज्यादा वैल्यू आपको मिल नहीं रही है। थोड़ा कंसोलिडेट कर लें तो बेटर होगा। फ्लेक्सी कैप एक फंड रखें, कोटक इज अ नाइस फ्लेक्सी कैप, एक्सिस का मिड मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा है, तो थोड़ा कंसोलिडेट कर लेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। और परफॉर्मेंस में इतना फर्क नहीं है लॉन्ग टर्म में कि दो फंड रखने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा आपसे। मनीष कुमार जी जानना चाह रहे हैं कि प्लीज टेल अबाउट हाउ मच इंटरेस्ट रेट कैन बी एक्सपेक्टेड इन लार्ज कैप फंड इन 15 इयर्स ऑन एन एवरेज बेसिस। मनीष जी, पहली बात, आपको इंटरेस्ट मिलता है बाकी फिक्स्ड इनकम वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपका बैंक अकाउंट एफडी है, सेविंग अकाउंट है, आपको पीपीएफ में इंटरेस्ट मिलता है, पोस्ट ऑफिस की स्कीम में आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप नॉर्मली इसको रिटर्न के लिहाज से देखते हैं, कितना रिटर्न आपको हर साल मिलेगा। और लार्ज कैप में ऑन एन एवरेज अच्छे लार्ज कैप एक्टिव में आप क्या बोले 10 से 12% की उम्मीद रखना ज्यादा रियलिस्टिक होगा हर्ष? वेल डिपेंड करता है कितना लॉन्ग टर्म हम सोच रहे हैं। सो लाइक फॉर एग्जांपल आपको 15 साल बताता के हूँ। लिए देख रहे हैं। हाँ, सो मैं एक सेंसेक्स की आपकी जर्नी बताता हूँ। सेंसेक्स 1979 में इंट्रोड्यूस किया गया था 100 पॉइंट्स के साथ, और 42 इयर्स लेटर जो अभी है सेंसेक्स वो करीबन 56,000 आसपास है। तो हम अगर एक एवरेज रिटर्न देखें ओवर दिस पीरियड, इट्स अबाउट 15 और 16% CAGR है। और कोई भी 15 साल का पीरियड लेंगे तो आई थिंक 10 to 12% इज अ डिसेंट टू एक्सपेक्ट कि मुझे रिटर्न, कंपाउंडेड रिटर्न जो है करीबन 10 से 12% के आसपास मिल सकता है। सो दैट इज अ डिसेंट एक्सपेक्टेशन। ऑब्वियसली उम्मीद करेंगे इससे ज्यादा मिले, और इक्विटी में पोटेंशियल होता है, बट आई थिंक 10 to 12% इज अ गुड एस्टिमेशन। संदीप राणे जी का सवाल है हर्ष, जानना चाहते, सुपर चैट में सवाल उन्होंने पूछा है कि एक्सिस ब्लू चिप और एक्सिस मिड कैप फंड्स का परफॉर्मेंस रिसेंट पास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग नहीं रहा, मतलब बेसिकली बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, तो इज इट टाइम टू स्विच टू अदर फंड इन द सेम कैटेगरी? टू अर्ली? ये वेरी वेरी अर्ली, एंड मुझे नहीं लगता कि बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है। मैंने अभी हालांकि इमीडिएट में देखा नहीं है, बट आई डोंट थिंक बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट एक बार आपको ध्यान होगा साथ ही हमने एक लार्ज कैप फंड की एक स्टडी शेयर की थी आपके साथ, जब हम बात की थी। मेरा लार्ज कैप एंड एक्सिस ब्लू चिप एवरी टाइम होराइजन पे इंडेक्स को बीट किया था। ओनली these were the two that beaten in all in time frames, 10 years में भी बीट कर रहा था। So I think it's little too early to say कि भाई ये फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। I think he can just simply stay invested as of now। ओके, ऑलराइट। एक सवाल हमें मेल पे आया था, इनका नाम ये लीजिए, इनका नाम मैं भूल गई हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं जरा मुझे नाम नहीं दिख, हाँ, कैसर कैसर जी का सवाल है। कैसर जी ने पूछा है कि इन्होंने एनआरई अकाउंट के जरिए एसआईपी और एक मुश्त निवेश किया है, but once I redeemed my lump sum amount, then as mutual fund helpline number AMC was unable to redeem the amount to my NRE account, as the bank account is NRE, so further they issued a check to me in favor of my NRE account. So I struggled to liquid, basically पैसे उनको अपने अकाउंट में लेने में दिक्कत हुई है या हो चुकी है या हो रही है, क्या करना चाहिए, किसकी गलती है जानना चाहती है, बैंक की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, फिर इन्होंने कुछ गूफ अप किया है? नहीं, सो स्वाति, अगर आपने कोई भी इन्वेस्टर ने अगर एनआरई अकाउंट से इन्वेस्ट किया है तो रिडेम्पशन भी उन्हें एनआरई अकाउंट में मिलेगा।
तो उसमें कोई डाउट्स नहीं है। अब इनकी जो दिक्कत हो रही है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट एनआरई से किया, एसआईपी भी करें, लमसम भी हो रहा है। और जो भी ये रिडेम्पशन का रिक्वेस्ट दिए थे, इनकी एनआरई अकाउंट में ऑटो क्रेडिट नहीं हुआ, विच मीन डायरेक्टली उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, कुछ दिक्कत आ रही थी और इन्हें फंड हाउस ने चेक इशू करके भेज दिया जिसमें एनआरई अकाउंट नंबर प्रिंटेड था। तो आई डोंट थिंक अभी वो चेक एंड कैश करने में कोई दिक्कत आ रही होगी, अनलेस इनकी बैंक में कोई प्रॉब्लम हो, विद केवाईसी कंप्लायंट नहीं होगा तो बैंक अकाउंट फ्रीज होगा या ऐसा कोई सिचुएशन होगा। हालांकि ये डायरेक्टली जब इनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहा था तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि जब इन्वेस्ट किया होगा उन्होंने, ओरिजिनली जब फोलियो क्रिएट किया होगा, तब इन्होंने सारे बैंक के डिटेल्स कैप्चर नहीं हुए होंगे, आईएफएससी कोड कैप्चर नहीं हुआ होगा फॉर इंस्टेंस। तो जब ये रिडेम्पशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई डेटा मिसिंग है, आईएफएससी कोड या कुछ मिसिंग होगा तो ये नहीं प्रोसेस हो रहा है। तो या तो ये बैंक फंड हाउस में अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स पूरी अपडेट करें फ्रेश, तब ये ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। और नहीं भी तो इन्हें चेक आ चुका है तब ये जाके चेक इन कैश कर लें, तो आई थिंक ऐसे कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। दीपक रानी जी, आपने हमें सुपर चैट तो लिया है लेकिन क्वेश्चन नहीं दिख रहा, सो आई एम सॉरी एंड थैंक यू दोनों। एक सवाल और लेते हैं फिर बंद करते हैं, 30 मिनट्स के अंदर इसको बंद करना है, ठीक है। एक सवाल कोई आ जाओ। स्मॉल कैप पे ऑलरेडी हमने सवाल ले लिया है। ओके, चंदन सिंह जी का सवाल है। चंदन सिंह जी अरे ये सवाल भाग गया। हाँ, मैंने ईटी मनी के जरिए इन्वेस्ट किया है, लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी चंदन सिंह जी। आपके पैसे, आपके पास पोलियो नंबर है, आपके पैसे म्यूचुअल फंड हाउस के पास ये माध्यम है जिसके जरिए आप निवेश कर रहे हैं, तो आप में कोई दिक्कत, अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कल को अगर ये बंद हो जाएगा तो कोई दिक्कत आएगी कि नहीं, राइट हर्ष? यस, एंड आपके पैसे इवेंचुअली, हमने पहले भी इस पे बात किया कि पैसे इवेंचुअली फंड हाउस को जाते हैं। तो अगर आपको कभी भी कुछ रिडेम्पशन वगैरह करना है तो आप अपने फोलियो में देखेंगे बैंक अकाउंट कौन सा दिया हुआ है, तो रिडेम्पशन सीधा आपके अकाउंट में ही आएगा। और जहां तक इन्वेस्ट करने की बात है, ये ईटी मनी के थ्रू इन्वेस्ट जरूर हो रहा है। तो हो सकता है कि एक आध दिन उनका जो क्लियरिंग मैकेनिज्म है पैसे उनके थ्रू जा रहे हैं, तो सिर्फ उतना सा दिक्कत है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके आगे एक स्टेप और मैं लूंगा कि ईटी मनी जो है वो ग्रुप ऑफ कोर्स टाइम्स ग्रुप का है, सो दैट इज फार बेटर देन दो स्टार्टअप्स जो हम बात करते हैं, जो कभी भी जो फंडिंग के बेसिस पे चलते हैं, कैश बर्न करते हैं, तो उनमें फिर भी डर रहता है। आई डोंट थिंक ईटी मनी में इतना कुछ ऐसे प्रॉब्लम, एटलीस्ट वो पार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। ओके, अश्विन जॉनसन जी पूछ रहे हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ द डेट यू चूज फॉर एसआईपी, डिफरेंट व्यू ऑन यूट्यूब आर देयर बट योर व्यू विल बी वैलिड। ओके, सो अश्विन जी, हमने इस पे 2 वीडियो बनाया हुआ है, मैं उस दोनों वीडियो का लिंक दे दूंगी आपको अपने डिस्क्रिप्शन, इस लाइव सेशन के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। प्लीज गो थ्रू इट वंस, और उसके बाद फिर आपको कोई डाउट होगा तो फिर से पूछिएगा। और एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग था रोहित सोनी जी का, लेकिन अगली बार लेंगे, कि क्या हमें अपने पास कुछ कैश हमेशा रखना चाहिए ताकि जब बाजार में करेक्शन आए तो उस वक्त निवेश किया जाए, अगर हाँ तो कितना? ये सवाल के मैं एंड कर रही हूँ, आपकी राय क्या है ये बताइएगा, मतलब जो देख रहे हैं ये इस वक्त लाइव सेशन। हर्ष, आपसे इसका जवाब अगले सेशन में, ठीक है? श्योर। चलिए, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच हर्ष फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। माय प्लेजर ऑलवेज। बाय बाय। तो आज का ये रहा हमारा बी वेल्दी हेल्प लाइव सेशन। जिन्होंने ये नितेंद्र कुमार जी का सुपर चैट आया है, ये मैं आपको, आप मुझे प्लीज मेल कर दीजिए नितेंद्र जी, मैं आपको मेल पे जवाब दे दूंगी। शो खत्म हो चुका है, और आपको आज के लाइव सेशन के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। आपको अगर हर्ष के साथ हर्ष गुप्ता के साथ कनेक्ट करना है अपनी इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस प्लानिंग के लिए, तो आप एक लिंक दे रहे हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे हर्ष के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको मैंने कहा कि एसआईपी डेट वाली वीडियो का जो लिंक है वो भी मिल जाएगा, एक बार फिर से देख लीजिए, अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए। यस, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है, और याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत 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 सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी। बाय बाय।